नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल प्रिंसिपल का ये थर्ड एपिसोड है और आज के इस एपिसोड में हम सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पुल्ली कवर करेंगे, एंगल ऑफ पुल और लीवर को कवर करेंगे। ठीक है, ये सब सिंपल मशीन्स में आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं लीवर से। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। लीवर इज अ रिजिड बार विच इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फुलक्रम। ठीक है, लीवर में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है रिजिड बार और एक होता है फुलक्रम। ठीक है, फुलक्रम एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है जिसके चारों तरफ ये रिजिड बार जो है वो मूव करता है। ठीक है, ये या फिर ये रोटेट करेगा या फिर ये ऊपर नीचे की तरफ ये मूव होगा। ठीक है, लेकिन एक लीवर को मूव करने के लिए दो फोर्स का ज़रूरत पड़ता है। एक फोर्स को हम एफर्ट बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं वेट। ठीक है, दोनों फोर्स के मदद से ही यहाँ पर किसी प्रकार का वर्क होता है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन इट इज कॉल्ड एज वर्क इज डन, अ फोर्स और एफर्ट इज अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑन द लीवर, एक्ट्स अपॉन अनदर फोर्स और वेट एट सेकेंड पॉइंट ऑन द लीवर। ठीक है, एक पॉइंट में अगर हम एफर्ट देंगे और वो एफर्ट का जो फोर्स है दूसरे पॉइंट में जहाँ पर वेट है वहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो उसको हम वर्क इज़ डन कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए, ये जो छोटी सी बच्ची है वो इस लीवर के ज़रिए इस पत्थर को हटाना चाह रही है। ठीक है, ये एक लीवर है जो एक समझिए एक मेटेलिक पाइप है जिसकी मदद से इस बड़े से पत्थर को ये हटाना चाह रही है। ये है रिजिड बार और ये जो छोटा सा पत्थर यहाँ रखा हुआ है ये फुलक्रम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट की तरह काम कर रहा है। तो जब ये बच्ची यहाँ पर एफर्ट डालती है यानी इसे नीचे की तरफ प्रेस करती है, तभी जाके इस वेट में किसी प्रकार का एक्शन या मोशन होगा, तब जाकर के इसे हम वर्क इज डन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला पॉइंट में पहुंचते हैं। तो लीवर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एफर्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक है वेट और एक है फुलक्रम। ठीक है, तो फुलक्रम जो है फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट से लेकर के एफर्ट का जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है उसे हम एफर्ट आर्म कहते हैं। ठीक है, और यही फुलक्रम से लेकर के वेट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम वेट आर्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो लेंथ है आर्म का इसे हम वेट आर्म बोलते हैं। आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज में इसका क्या रोल है, एफर्ट आर्म और वेट आर्म का। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं लीवर्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैं अपने एल्बो को मूव कर रहा हूँ, मैं अपने हेड को नॉड कर रहा हूँ, ये सब लीवर के ज़रिए ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लीवर से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल सा फिगर देखिए, ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस बोन है और ये रेडियस या फिर अल्ना बोन है। ठीक है, फोर आर्म का बोन है ये। ठीक है, ये है बाइसेप्स मसल्स। ठीक है, तो ये जो एल्बो जॉइंट है ये हमारा हो गया फुलक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इस बाइसेप्स का एक्शन की वजह से हमारा जो एल्बो है वो बेंड होता है, हमारा फोर आर्म ऊपर की तरफ फ्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमें एफर्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये बाइसेप्स मसल्स जहाँ पर इंसर्ट हो रहा है वो पॉइंट हो गया एफर्ट। ठीक है, ये जो वेट ऑफ द फोर आर्म है, ठीक है, ये हो गया वेट। तो एक तरह से ये एक लीवर है जिसमें लीवर के तीनों कंपोनेंट हैं, फुलक्रम भी है, एफर्ट भी है और वेट भी है। ठीक है, समझ गए? इस तरह से हमारे बॉडी में जो भी मोशन होता है वो हम लीवर से समझ सकते हैं। तो अब ये लीवर कितने टाइप्स के होते हैं? लीवर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के लीवर होते हैं। एक होता है फर्स्ट क्लास लीवर, एक सेकंड क्लास लीवर और एक थर्ड क्लास लीवर। ये तीनों लीवर के बारे में चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है वो है फर्स्ट क्लास लीवर। अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं इसको, तो ये जो सीसॉ है जो पार्क में बच्चे खेलते हैं झूला में, इसे हम सीसॉ कहते हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट क्लास लीवर में। इसमें देखिए ये जो है ये फुलक्रम का काम कर रहा है और
जिसमें ये बच्चे बैठे हुए हैं ये एक रिजिड बार का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए हम अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये है फलक्रम और यहाँ पर एफर्ट हो गया और यहाँ पर वेट हो गया। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, एफर्ट और वेट के बीच में फलक्रम रहता है। तो हमारे बॉडी में भी फर्स्ट क्लास लीवर है, वो क्या है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है नॉडिंग ऑफ हेड। ठीक है, अगर मैं साइड व्यू में आपको दिखा दूँ तो इसे हम नॉडिंग ऑफ हेड कहते हैं। ठीक है, ये जो मोशन है, ये मोशन हमारे नेक के पीछे एक मसल्स होता है, उस मसल्स के एक्शन से ये नॉडिंग ऑफ हेड होता है। तो ये किस तरह से फर्स्ट क्लास लीवर है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आप फिगर में देखिए, ये हेड है। ठीक है, ये जो मसल्स है इसी मसल्स का एक्शन से नॉडिंग ऑफ द हेड होता है। ठीक है, और ये हेड का जो वेट है, यहाँ पर वेट आ रहा है वेट हेड का। ठीक है, ये हो गया वेट, ये है हमारा एफर्ट। ठीक है, इसका एफर्ट यहाँ पर पड़ रहा है। और ये जो नेक का जो जॉइंट है, यहाँ पे जो वर्टेब्रल बॉडी जो जॉइंट बनाता है, इस पॉइंट पे हेड का जो नॉडिंग है उसका मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो ये एक फलक्रम का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसे अगर मैं सिंपल एक डायग्राम से समझा दूँ तो फलक्रम यहाँ पर है। ठीक है, ये नेक जॉइंट हो गया। ठीक है, मसल्स का जो एफर्ट है वो यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये एफर्ट हो गया, और वेट यहाँ पर आ रहा है तो ये वेट हो गया। तो इसमें वेट और एफर्ट के बीच में फलक्रम है, इसीलिए ये फर्स्ट क्लास लीवर है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्लास लीवर में। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है कि फलक्रम और एफर्ट के बीच में वेट रहता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में मैं दूं तो व्हील बोरो जो होता है उसे हम सेकंड क्लास लीवर में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे बॉडी में क्या है सेकंड क्लास लीवर, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जब हम अपने टोज़ में खड़े होते हैं तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है सेकंड क्लास लीवर का। कैसे, चलिए मैं समझाता हूँ। जब हम अपने टोज़ में खड़े होते हैं, यानी कि हील रेज जब हम करते हैं तो हम बॉल ऑफ टोज़ में खड़े होते हैं, तो वो एक तरह से फलक्रम का काम करता है, वो एफ का काम करता है। ठीक है, अब ये जो मोशन है, हील रेज जो मोशन है वो काफ मसल का कॉन्ट्रैक्शन से होता है। ठीक है, तो काफ मसल का जो एक्शन है उसे हम एफर्ट ले लेते हैं, और पूरा बॉडी का जो वेट हमारे एंकल जॉइंट पे पड़ रहा है, ठीक है, उसे हम वेट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हम हील रेज एक्शन की हैं, और ये बॉल ऑफ टोज है जिसे हम फलक्रम कहेंगे। ठीक है, ये जो काफ मसल है ये हमारे एंकल के पीछे में काल्केनियल बोन होता है। ठीक है, उस काल्केनियल बोन में जाकर के वो इंसर्ट होता है, टेंडो एक्लिस बन करके वो काल्केनियन बोन में जाकर के इंसर्ट होता है। ये हमारा पॉइंट है एफर्ट। ठीक है, और पूरा बॉडी जो का वेट है वो हमारे एंकल जॉइंट में पड़ रहा है। ठीक है, इसे हम W ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको सिंपल फिगर में समझाऊं तो यहाँ पर फलक्रम है। ठीक है, बॉल ऑफ टोस, यहाँ हमारे काल्केनियल बोन है जहाँ पर काफ मसल का एफर्ट काम कर रहा है, और पूरा बॉडी का वेट जो है वो यहाँ पर हमारे एंकल जॉइंट में पड़ रहा है। तो यहाँ पर फलक्रम और एफर्ट के बीच में वेट है, इसीलिए हम इसको सेकंड क्लास लीवर कहते हैं। ठीक है, समझ गए। और भी बॉडी में एग्जाम्पल है लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्लास लीवर में। ठीक है, थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, फलक्रम और वेट के बीच में आ जाता है एफर्ट। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझे। सेकंड क्लास में क्या रहता है कि फलक्रम और एफर्ट के बीच में वेट रहता है, लेकिन थर्ड क्लास लीवर में फलक्रम और वेट के बीच में एफर्ट रहता है। ठीक है, चलिए मैं आपको हमारे बॉडी में समझा देता हूँ कि थर्ड क्लास लीवर कहाँ पाया जाता है। एक बात मैं बता दूं कि हमारे बॉडी में मैक्सिमम जो लीवर है वो थर्ड क्लास लीवर ही पाया जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं अपने एल्बो को इस तरह से फ्लेक्स कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने हाथ में एक डंबल पकड़ लिया और इसे इस तरह से फ्लेक्स कर रहा हूँ, तो ये थर्ड क्लास लीवर है। कैसे, चलिए मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। हम ये तो जानते हैं कि जो एल्बो का फ्लेक्शन है वो बाइसेप्स मसल का कॉन्ट्रैक्शन से होता है। ठीक है, और बाइसेप्स मसल्स जो है वो
हमारे रेडियस या फिर अल्ना बोन का जो जस्ट प्रॉक्सिमल पॉइंट में यहाँ पर इंसर्ट होता है। तो बाइसेप्स का जो एक्शन है वो यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट पे पड़ रहा है और इस पॉइंट को हम कहेंगे एफर्ट, ठीक है। फिर हमारा ये फोर आर्म है, ठीक है, इसका वेट प्लस हम जो डंबल पकड़े हैं उसका वेट जो है वो, ठीक है, वो वेट बनाता है। और हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो बनाता है फल्क्रम, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई किया हूँ, वेट को पकड़ करके एल्बो का फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बाइसेप्स का एफर्ट पड़ रहा है तो इसको हम एफर्ट लिख देते हैं। यहाँ पर वेट है इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द आर्म, ठीक है। और फिर ये एल्बो जॉइंट है, ये है फल्क्रम। तो अगर मैं इसको सिंपल लाइन डायग्राम में दिखा दूँ तो ये रिजिड बार है, फल्क्रम यहाँ पर है, वेट एंड में है और इसके बीच में है एफर्ट, ठीक है। तो ये एक तरह से थर्ड क्लास लीवर है, ठीक है। अब मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर क्या होता है? लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज है या नहीं है वो उस लेंथ ऑफ द आर्म पे डिपेंड करता है। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें एफर्ट आर्म को लोड आर्म से या फिर वेट आर्म से हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला में इसको दिखा दूं तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय वेट आर्म, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया कि अगर मान लीजिए एफर्ट आर्म का लेंथ 8 मीटर है, इसे हम 8 मीटर यहाँ लिख देते हैं, और वेट आर्म का जो लेंथ है वो 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 4 है। तो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 4 है। अगर मान लीजिए एफर्ट आर्म का लेंथ जो है वो 10 मीटर है और जो वेट आर्म का जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एफर्ट आर्म का लेंथ बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसका मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ते जाता है और उस वर्क को करने में आसानी होने लगता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये जो बच्ची है इस पत्थर को यहाँ से हिलाने की कोशिश कर रही है इस सिंपल मशीन के ज़रिए, ठीक है। ये है फल्क्रम और ये है रिजिड बार। तो यहाँ पर ये एफर्ट दे रही है, नीचे की तरफ इसे प्रेस कर रही है, इसे हम एफर्ट कहेंगे। और ये भारी पत्थर को हम वेट ले लेंगे और ये है फल्क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फल्क्रम और एफर्ट आर्म का जो लेंथ है इसे हम ये एफर्ट आर्म कहेंगे। तो एफर्ट आर्म का जो लेंथ है वो जितना ज़्यादा लंबा रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वेट आर्म, उतना ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा, यानी उतनी आसानी से ये बच्ची इस पत्थर को हिला सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये फल्क्रम यहाँ पर रहता है, छोटा जो पत्थर है यहाँ पर रहता है, तो ये इसे और भी आसानी से इस टास्क को ये कर सकती है। अगर ये फल्क्रम अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक, तो इस बच्ची को ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा इसी टास्क को करने के लिए, इस पत्थर को यहाँ से हटाने के लिए, ठीक है। अब एंगल ऑफ पुल, यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बाइसेप्स का एग्जांपल दिया, ये है ह्यूमरस बोन और ये है हमारा फोर आर्म का बोन, ठीक है। तो एंगल ऑफ पुल यानी कि इसका जो एंगल है अभी एल्बो जॉइंट का, ये मोर देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पर इस एंगल में जो बाइसेप्स को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यही एल्बो अगर 90 डिग्री में रहता है तो यहाँ पर मसल्स को कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ अप्लाइड इन राइट एंगल। राइट एंगल में जब फोर्स अप्लाई होता है तो सबसे ज़्यादा वो इफेक्टिव रहता है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए हम जब नी का एक्सरसाइज करवाते हैं तो उसमें एक एक्सरसाइज है जिसमें हम रेजिस्टेंस बैंड या फिर थेरा बैंड को एंकल के पास बांध देते हैं और फिर कोई एंकर में पीछे की तरफ इसे बांध देते हैं, ये हाई सिटिंग पोजीशन में, ठीक है। और फिर पेशेंट है उससे हम अपने नी को एक्सटेंड करने के लिए बोलते हैं। तो इसके अनुसार 90 डिग्री पोजीशन में जो रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहता है, ठीक है।
अगर वो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है या फिर 90 डिग्री से कम है तो उसका जो रेजिस्टेंस का जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स ऑन अ लीवर अकर व्हेन अप्लाइड एट राइट एंगल। किसी भी लीवर में राइट एंगल में जब रेजिस्टेंस फोर्स दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा वो इफेक्टिव रहता है और उसका एफिशिएंसी एंगल का इंक्रीज होना या डिक्रीज होने से वो घट जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पुल्ली एंड इट्स मैकेनिकल प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो व्हाट इज पुल्ली? पुल्ली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील एंड अ ग्रूव्ड रिम फॉर रोप एंड केबल। ठीक है, पुल्ली में एक सिंपल सा एक व्हील होता है, ये देखिए ये एक व्हील है जिसमें ग्रूव रहता है, उस ग्रूव से एक रोप होते हुए गुजरता है। अगर आप गांव में रहे हैं तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि गांव में जो कुएं से पानी खींचने वाला जो सिस्टम रहता है वो पुल्ली के ज़रिए होता है। पुल्ली रहता है जिसमें एक ग्रूव रहता है, उसमें से रस्सी गुजरता है, एक तरफ बाल्टी रहता है और एक तरफ आदमी जो है उसे खींचता है, पानी निकालता है। ठीक है, तो ये जो रोप एंड पुल्ली का जो सिस्टम है ये हमारे काम का एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ये वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिसकी वजह से हमें उस काम को करने में आसानी होता है, उसका जो एफर्ट है उसको रिड्यूस कर देता है। तो पुल्ली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है फिक्स्ड पुल्ली और दूसरा है मूवेबल पुल्ली। चलिए सबसे पहले हम फिक्स्ड पुल्ली से स्टार्ट करते हैं। ये है फिक्स्ड पुल्ली जो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। ठीक है, जिस तरह से कुआं का जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया जिसमें रोप एंड पुल्ली के ज़रिए कुएं से पानी खींचा जाता है, वो एक बेस्ट एग्जांपल है फिक्स्ड पुल्ली का। इसमें देखिए एक तरफ बाल्टी टंगा हुआ है और एक तरफ जो है वो आदमी इसे रोप पकड़ के इसे खींचता है नीचे की तरफ। तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि फोर्स है ना वो अल्टर नहीं होता है, फोर्स में कोई चेंजेस नहीं रहता है, बस डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब इस तरह से समझिए कि अगर मान लीजिए यही काम कुएं से पानी निकालने का काम अगर बिना पुल्ली और रोप से करेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा रस्सी से खींचने के लिए। इसे आपको एक तरह से ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको खींचना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। लेकिन जब आप यही काम रोप एंड पुल्ली के से करते हैं तो आपका जो पुल का जो डायरेक्शन है वो ग्रेविटी की तरफ हो जाता है, ग्रेविटी असिस्टेड हो जाता है, जिससे आपको खींचने में भी आसान होता है। आपका जो बॉडी पोजीशन है उसमें आपको कम एफर्ट देना पड़ता है। ठीक है, इसके दूसरे कुछ एग्जांपल्स है जैसे फ्लैग पोल्स और कंस्ट्रक्शन क्रेन्स। यहाँ पर आप उसको आप फोटो से समझिए। ये देखिए ये एक फ्लैग पोस्ट है। फ्लैग पोस्ट में भी ये व्हील और रोप का यूज़ किया जाता है जिससे फ्लैग को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। यहाँ पर आप क्रेन का भी देखिए, क्रेन में भी ये पुल्ली है, ये रोप सिस्टम है जिससे यहाँ पर वेट को उठाने में आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए वेट में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, बस एफर्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है जिसकी वजह से ये काम जो है वो आसान हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं मूवेबल पुल्ली में। मूवेबल पुल्ली में दो पुल्ली रहता है। यहाँ मैं फिगर से समझा देता हूँ। एक पुल्ली जो है वो फिक्स्ड रहता है, यहाँ पर देखिए, और दूसरा पुल्ली है वो मूवेबल रहता है। ठीक है, वो फ्री रहता है। और इसमें रोप जो है उसका एक एंड जो है वो फिक्स रहता है। यहाँ पर आप देखिए रोप का एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड में यहाँ पर एफर्ट दिया जाता है। ठीक है, मूवेबल पुल्ली में क्या होता है कि एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड रिड्यूसेस बाय हाफ, यानी कि जो एफर्ट लगना चाहिए किसी चीज़ को उठाने के लिए वो आधा हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप 10 किलो का वेट उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसको उठाने का जो एफर्ट है वो रिड्यूस होकर के वो 5 kg हो जाएगा। ठीक है, कैसे, चलिए मैं आपको ये फिगर के ज़रिए समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो वेट यहाँ पर टंगा हुआ है ये 6 kg का वेट है। ठीक है, और ये डबल रोप एंड पुली सिस्टम है, तो इसमें एक रोप में जो है वेट जो है वो 3 kg डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और दूसरा रोप में ये 3 kg वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब आप इस रोप में एफर्ट डाल रहे हैं तो आप जस्ट एक 3 kg का ही एफर्ट यहाँ पर डाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 kg का ये आधा हो गया, 3 kg का एफर्ट हम यहाँ पर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर एफर्ट जो है वो बिल्कुल आधा हो जाता है। ठीक है, ये फ़ायदा है मूवेबल पुल्ली का।
अगला जो चैप्टर है उसमें हम पेंडुलम के बारे में समझेंगे। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।